नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस विचार के ऊपर आपसे चर्चा करूंगा वो विचारक हैं जीएस मिल, जिन्होंने उपयोगितावाद के अंदर काफी कुछ संशोधन कर दिया था। इस महान उदारवादी उपयोगितावादी विचारक के ऊपर पीछे के जो एग्जाम्स हुए हैं, लेटेस्ट जो भी हुए हैं पिछले 3-4 साल में, चाहे वो नेट जेआरएफ के हों, सीपीएससी के हों, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर्स के हों, उन सब में कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं जीएस मिल के ऊपर, उन सब की मैं आपसे चर्चा करूंगा। तो एक एक करके शुरुआत करते हैं। जीएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, ब्रिटेन का रहने वाले इस राजनीतिक दार्शनिक ने बहुत कुछ लिखा है महिलाओं के लिए, स्वतंत्रता के लिए, उदारवाद की रक्षा के लिए, और कुछ कुछ इसने लास्ट में कल्याणकारी राज्य के बारे में भी लिखा है। तो ऐसे विचार की चर्चा हम कर रहे हैं। 2 कथन दिए गए हैं, एक कथन ए है और उसका कारण आर है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने व्यक्तियों की क्रियाओं को 2 श्रेणियों में विभाजित किया है। यानी व्यक्ति 2 प्रकार के काम करते हैं। एक होते हैं सविष्यक क्रियाएं, दूसरी है अन्य विषयक यानी अदर रिलेटेड एक्शन। सविष्यक वो होते हैं जिन कार्यों का प्रभाव व्यक्ति के ऊपर, स्वयं के ऊपर पड़ता है, खुद के ऊपर पड़ता है। अगर मैं बीड़ी पी रहा हूं, सिगरेट पी रहा हूं, तो उससे मेरे फेफड़े खराब होंगे, ये सविष्यक कार्य है। अदर रिलेटेड, यही कार्य अदर रिलेटेड तब हो जाता है जब मैं सार्वजनिक स्थल के ऊपर अगर सिगरेट पीऊं तो उससे दूसरे पैस स्मोकिंग करेंगे, उनको, दूसरों को भी उससे नुकसान होगा, तो ये परविष्यक कार्य है। जॉन स्टुअर्ट मिल कहता है कि जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने में स्वतंत्रता निहित है। जो व्यक्ति करना चाहता है उसे न करने में स्वतंत्रता निहित है। नहीं, जो करना चाहता है उसको कर पाए, यही स्वतंत्रता है। तो देखिए, कथन ए सही है लेकिन कारण आर सही नहीं है। ये ए सही है किंतु आर गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। जॉन स्टुअर्ट मिल द्वारा प्रतिपादित प्रतिनिधियात्मक, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की विशेषता नहीं है। यह संस्थात्मक सरकार होगी, बिल्कुल होगी। यानी जॉन स्टुअर्ट मिल जिस रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की चर्चा करता है उसमें वो अध्यक्षात्मक की बजाय संसदात्मक प्रणाली का समर्थन करता है, जिसमें कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होगी। ऐसा ही होता है कि संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका यानी मंत्रिपरिषद जो होती है वो व्यवस्थापिका यानी संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर आधारित होगी, नहीं। जॉन स्टुअर्ट मिल सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थक नहीं है। देखिए, वो महिला मताधिकार का समर्थक तो है लेकिन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का समर्थक नहीं है। उसके अनुसार मताधिकार उसी व्यक्ति को मिलना चाहिए जो व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, पैसे वाला हो और जिसको अपने वोट की कीमत पता हो। आम आदमी जो कि अनपढ़ है या गरीब है या पढ़ा लिखा नहीं है या कम पढ़ा लिखा है, जो अपनी वोट की कीमत ही नहीं जानता, उसको वोट का अधिकार देने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुलीन तंत्र का समर्थक है इस संबंध में ही है। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को ये नहीं मानता। और देखते हैं, यह सामान्य नागरिक को सहभागिता के लिए उत्साहित करती है। ठीक है, बिल्कुल होगा, आम नागरिक भागीदारी करेगा किसी रूप में। यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व पर आधारित है, बिल्कुल ये भी है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का तात्पर्य यह है कि यह बहुसंख्यकवाद से निपटने के लिए एक पद्धति है कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट चुनाव पद्धति होती है। जो सर्वाधिक वोट लेगा वो जीतेगा। इस पद्धति में आमतौर पे जीतता कौन है? जो बहुसंख्यक लोग होते हैं उनका ही प्रतिनिधि जीतता है। तो फिर अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व कैसे दिया जाए, उनको रिप्रेजेंटेशन कैसे दिया जाए? इसके लिए आवश्यक है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई जाए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की जो सिस्टम है वो अपनाया जाए ताकि जो जिस मात्रा में है उसको उसी मात्रा में प्रतिनिधित्व मिल जाए। तो इसके भी समर्थक हैं। तो इसका जो सही उत्तर हुआ कि विशेषता नहीं है, देखिए मैंने ये ढूंढा है, नहीं है तो ये है। कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल ने नहीं लिखी? यूटिलिटेरियनिज्म लिखी है, उपयोगितावाद लिखी है।
कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट भी इन्होंने लिखी है। द सब्जेक्शन ऑफ वुमेन, वुमेन की जो गुलामी है या वो भी उन्होंने लिखी है। द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स, ये इनकी लिखी हुई नहीं है, तो ये इन्होंने नहीं लिखी। एथिक्स के जो प्रिंसिपल्स है, ये तो इनका तो लिखने का काम अरस्तु से शुरू हो गया था, तो ये इन्होंने नहीं लिखी, द प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स। तो इसका उत्तर डी है। बाकी ये तीनों ही पुस्तकें इनकी है। जेएस मिल ने अपने अध्ययन में निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का प्रयोग किया है? तो देखिए, ये इन्होंने ज्यामितीय का तो नहीं किया, ये आध्यात्मिक का भी नहीं किया, फिर ज्यामितीय का नहीं किया। इन्होंने भौतिक और ऐतिहासिक, भौतिक होते हैं यानी भौतिकतावाद, यानी सुख भौतिक होते हैं, यानी गुणात्मक भी माना है इन्होंने, और ऐतिहासिक, इन दो ही पद्धतियों का प्रयोग किया है। इन्होंने कहा पद्धतियां तो और भी होती हैं, लेकिन उन्होंने खुद ने इन पद्धतियों का प्रयोग किया, भौतिक और ऐतिहासिक का। ये दो अध्ययन पद्धति है इनकी, यानी भौतिकतावादी और ऐतिहासिक पद्धति से आधार प्राप्त करते हैं। कौन सी पुस्तक जेएस मिल द्वारा लिखी गई है? अब तो नहीं है, नहीं, ये इस बार कौन सी ढूंढनी है, कौन सी लिखी है? व्हाट इज लिबर्टी, लिबर्टी पे लिखी है, लेकिन इस नाम से नहीं लिखी इन्होंने। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द लिबर्टी ऑफ वुमेन, नहीं, सब्जेक्ट्स ऑफ वुमेन था। यूटिलिटेरियन सोसाइटी, ये तो इनका एक सोसाइटी थी, ये तो इन्होंने ये वाली पुस्तक लिखी है। लगता है ऐसे, अभी लिबर्टी भी लिखी है, वुमेन के ऊपर भी लिखी है, यूटिलिटेरियन पे लिखी है, पहले पुस्तकों से तुलना करना थोड़ी सी, लेकिन ये नहीं है। लिबर्टी सीधी पुस्तक है इनकी, वुमेन है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन है, यूटिलिटेरियनिज्म है, उपयोगितावाद है, उपयोगितावादी सोसाइटी नहीं इनकी पुस्तक, ये इनकी पुस्तक है। प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ऐसी एक पुस्तक कार्ल मार्क्स ने भी लिख रखी है, क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो इसका उत्तर है ये बी है। निष्ठावान समर्थक किसका था? देखिए, निष्ठावान समर्थक अगर आप देखें तो देखिए, एक तो वो तो था स्वतंत्रता का, इसका वो निष्ठावान समर्थक था। तानाशाह का, समाजवाद का, हालांकि वो सुविधावादी दर्शन का भी था। सुविधावादी दर्शन वो है जिसमें हल्का फुल्का समाजवाद स्वीकार किया जाता है। कौन जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत कहता है? तो तर्कवाद, सेंट ऑफ रैशनलिज्म कौन कहता है? वो कहता है क्विंटन स्किनर बोलता है। जॉन स्टुअर्ट मिल को तर्कवाद का संत, सेंट ऑफ रैशनलिज्म, क्विंटन स्किनर। क्विंटन स्किनर को अपन तब पढ़ते हैं जब अपन कैम्ब्रिज स्कूल वगैरह पढ़ते हैं, उस समय इस क्विंटन स्किनर को पढ़ेंगे अपन। ये फैक्ट था खैर पीछे वाले क्वेश्चन में। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कूट कौन सा है? मिल विचार और अभिव्यक्ति की बिल्कुल असीमित स्वतंत्रता का समर्थन करता है, बिल्कुल करता है। मिल सविष्यक कार्यों पर कानूनी प्रतिबंधों की वकालत करता है। देखिए, बिल्कुल नहीं करता। सविष्यक पे नहीं हो सकते कानून, परविष्यक पे हो सकते हैं। मैंने शुरू में समझाया था कि सविष्यक कार्य कौन से होते हैं और परविष्यक कौन से होते हैं। वो कहते हैं परविष्यक का तात्पर्य वो कार्य जिनके कार्यों का प्रभाव और उनके परिणाम दूसरों को भी भुगतने पड़ते हैं, वो परविष्यक कार्य होते हैं। अदर रिलेटेड काम, अगर आप अपने कान में ईयरफोन लगा के संगीत सुन रहे हैं तो आप कितना ही तेज सुनिए, चाहे आप कान के पर्दे फाड़ लो, औरों क्या फर्क पड़ता है? आप पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप अपने कानून, आपके पर्दे, आपका कान आप फाड़ो। लेकिन अगर आपने लाउड स्पीकर लगाया तो उसे दूसरों के कानों पे दिक्कत आएगी, तब आप पे कार्रवाई की जा सकती है। आपका लाउड स्पीकर छीना जा सकता है, उसको बंद करवाया जा सकता है, आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है। वो परविष्यक कार्य है। तो सविष्यक कार्यों पे कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस केवल एक सही है, इसका उत्तर एक है। विचार करना है कि जेएस मिल लोकतंत्र और बहुसंख्यकवाद के मध्य अंतर करता है। बिल्कुल करता है। वो कहता है लोकतंत्र के ऊपर सबसे बड़ा खतरा क्या है, जैसे कि वो भी अलेक्सी द टोकविले, जिसको कई बार अपन टोकविल भी बोलते हैं, टोकविले भी यही कहता है कि लोकतंत्र को जो सबसे बड़ा खतरा है वो बहुसंख्यकवाद से है। यानी इसमें अल्पसंख्यकों की आवाज को लोकतंत्र में दबा दिया जाता है। तो और ये फिर
बहुसंख्यकवाद में या बहुमतवाद में तब्दील हो जाता है। अल्पसंख्यकों की लोकतंत्र में आवाज है वो नकार खाने में तूती की तरह हो जाती है। तो ऐसा ही जीएस मिल मानता है टोकविले की तरह कि लोकतंत्र की जो ये रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, इसकी सबसे बड़ी कमी क्या है, ये इसमें बहुसंख्यकवाद हावी हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसलिए अंतर करता है कि लोकतंत्र में जो कम जनसंख्या का तबका है उसको भी महत्व मिलना चाहिए, वही होता है सही लोकतंत्र। जेस मिल व्यक्ति स्वातंत्र्य की रक्षा के लिए सार्वभौम वयस्क मताधिकार का समर्थन करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं करता। थोड़ी देर पहले ही चर्चा की थी, सार्वभौम वयस्क मताधिकार का ये समर्थक नहीं है। ये कहता है कि वोट केवल कुलीन लोगों का ही अधिकार है, पढ़े लिखे लोगों का अधिकार है, संपत्तिवान लोगों का अधिकार है, जो उसकी वैल्यू जानते हैं, इसका महत्व जानते हैं। तो पहला एक ही सही है इसमें, तो इसका उत्तर ए है। देखिए, घुमा फिरा के अगर आप 10-12 क्वेश्चन करोगे, 3-4 क्वेश्चन तो इंटरकनेक्टेड है आपस में। एक को अगर आपने ढंग से व्याख्या सहित कर दिया तो बाकी 2-3 अपने आप सही हो जाते हैं। ऐसे ऑन लिबर्टी, पहले हम देख रहे थे व्हाट इज लिबर्टी। व्हाट इज लिबर्टी नहीं है, वो पुस्तक था ऐसे ऑन लिबर्टी, फिर बात आ गई वही। तो ये क्वेश्चन आप अगर ओल्ड पेपर्स से अगर ढंग से कर लेते हैं तो आपको मान चलिए 5-7 क्वेश्चन 100 में से अपने आप सही हो जाते हैं, कई बार 10-12 तक सही हो जाते हैं। तो ओल्ड पेपर्स आप जरूर करें, अच्छी तरह समझ के करें उनको। कि जेस मिल के ऐसे ऑन लिबर्टी की निम्नलिखित में से किस लेखक की कृति के साथ सटीक तुलना की जा सकती है। तो इसका जो उत्तर आया है वो है सर रॉबर्ट फिल्मर की जो पैट्रियार्का है उसके साथ इसकी तुलना की जा सकती है लिबर्टी की। 2 कथन है, एक कथन ए है और दूसरा कारण आर है। जेस मिल के लिए इच्छा शक्ति राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। बिल्कुल, इच्छा शक्ति यानी व्यक्ति ही राज्य सहित सभी संस्थाओं का आधार है। इच्छा शक्ति न केवल संख्या पर निर्भर है बल्कि इसका एक गुणवत्ता पर का आधार है, और वह इच्छा शक्ति जो संस्थाओं को बनाती है विश्वास का रूप ले लेती है। बिल्कुल ये भी सही है कि इच्छा शक्ति यानी आपकी इच्छाएं, आपकी सहमति ही हर चीज का निर्माण करेगी। लोकतंत्र में यही तो होता है, हर संस्था का निर्माण, हर कानून का निर्माण, हर विधि का निर्माण, हर प्लान का निर्माण आपके अकॉर्डिंग होता है, हर नीति का निर्माण आपके अकॉर्डिंग होता है, हर पॉलिसी आपके अकॉर्डिंग, जनता के अकॉर्डिंग बनती है। तो ये इच्छा ये क्या है? क्या ये बहुसंख्यक लोगों की इच्छा है? नहीं, इस अल्पसंख्यकों को भी शामिल करना पड़ेगा। तो इच्छाएं हैं, संख्या पे नहीं है, बल्कि गुणवत्ता होती है कि वो इच्छा अच्छी है या नहीं है, और ऐसी अच्छी इच्छाएं फिर विश्वास का रूप ले लेती है, ये कहना है मिल का। तो ए भी सही है, आर भी सही है, और इच्छा शक्ति की व्याख्या कर रहा है नीचे वाला, तो इसका उत्तर ए है। तो दोस्तों, ये हमने जो क्वेश्चंस किए वो जेस मिल के ऊपर किए। ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, तो आप जब किसी भी विचार को करें तो मैंने आपको कह रखा है कि पहले उसके नोट्स पढ़ लें सारे, एक बार पढ़ लें भले ही सरसरी नजर के ऊपर, जिस जो गति आप पढ़ने की, थोड़ा वो ध्यान से पढ़ लेंगे तो कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। फिर उसके वीडियोस देख लें, आप यहां से शुरू कर देंगे क्वेश्चंस, फिर और वीडियो देख लें। उसके बाद आप क्या करें कि उसके बाद आप सारे वीडियो देख लें, फिर आप दोबारा नोट्स को पढ़ें। उसके बाद आगे क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, आप जब ऐप को देखोगे तो एक जगह पहली एक में वीडियो है, फिर नोट्स हैं, और फिर क्वेश्चन आंसर्स हैं, वो क्वेश्चन आंसर्स कर लें आप। ये सारे जो क्वेश्चन आंसर मैं आपको अभी करवा के हटा हूं, ये सारे के सारे वहां शामिल है उसके अंदर, क्वेश्चन आंसर्स के अंदर जो आगे दिए हुए हैं प्रैक्टिस के लिए। तो आप फिर हर एक थिंकर का नोट्स पढ़ें, वीडियो देखें, फिर नोट्स पढ़ें, और फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करें, आपका थिंकर बिल्कुल तैयार हो जाएगा। किसी भी टॉपिक को आप ऐसे ही करें, और जब तक तीनों चीजें अपलोड नहीं हो जाती तब तक आप उसको नहीं छोड़े, थोड़ा धैर्य रख लें। काम तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से हो जाएगा। थैंक यू।